हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन की दुनिया। और आज मैं सीटेट का 2019 का जो सेट हुआ था, जो परीक्षाएं हुई थी आपकी, उसका क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन के सीरीज़ हैं। इस 30 क्वेश्चन को इसमें देखेंगे और सीखेंगे नए नए क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, यदि आप सीटेट, यूपी टेट, टेट या रिट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसमें सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और साथ में मैं अभी एक नया मैथ का क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। बहुत सारे लड़कों का रिक्वेस्ट आया था कि मैथ की क्लास करवा दो सर, तो उस पर स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 2019 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आपको भी दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। पहला क्वेश्चन मैच द कॉलम है। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को मिलाने हैं आपको। पहला पूछ रहा है एनिमल इंटेलिजेंस, ये किसकी थ्योरी है, ये किसने दिया था। और सेकंड, पुनर्वलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन का नियम, ये सारा नियम किसने दिया था। तो चलिए देखते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस का नियम आपके थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक ने। पुनर्वलन की अनुसूची किसने दिया था? मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एनिमल इंटेलिजेंस का किसने दिया था? थार्नडाइक ने। और पुनर्वलन की अनुसूची किसने दिया था? स्किनर ने। पुनर्वलन की अनुसूची किसने दिया था? स्किनर ने। और सारगर्भिता का नियम किसने दिया था? तो ये गैस्टोलेट 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 ने सारगर्भिता का नियम दिया था। और अनुकूलन का नियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन का नियम तो सबको याद होता है, ये प्याजो का नियम है। प्याजो ने अनुकूलन का नियम दिया था। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है, ए का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और दोस्तों, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसमें, देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों। आपको बुक खरीदने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। सारे बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब मैं करा डालूंगा, बस आप देखते रहिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। देखिए, चार लोगों का सिद्धांत है, इसमें से किसका ये सिद्धांत है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। आपका पहला ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा अंतःक्रिया का सिद्धांत, तीसरा निरंतरता का सिद्धांत और चौथा अंतः शब्द का सिद्धांत। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो निरंतरता का सिद्धांत में ये आता है कि विकास एक ऐसी क्रिया है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। निरंतरता का नियम, चलिए देखते हैं निरंतरता का नियम। इसमें सारा नियम मैंने एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारा नियम आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया ये किसका है? यह कथन निरंतरता का सिद्धांत है। दूसरा, बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंगों के भागों का चलाना सीखता है, उसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। यह कथन किसका है? यह कथन एकीकरण का है, एकीकरण सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये एकीकरण सिद्धांत, ये निरंतरता सिद्धांत। अब तीसरा देखते हैं। बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यह कथन किसका है? यह कथन अंतःक्रिया का सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। देखिए चौथा, देखिए मानव विकास की सभी प्रक्रिया जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास आदि एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो ये किसका है? ये अंतः संबंध के सिद्धांतों से संबंधित है। यदि मैं बात करूं संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, इसमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है या संशोधन है जिसमें हमारे शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है। तो आपका ऑप्शन है 25वां संशोधन, 66वां संशोधन, 22वां संशोधन और 92वां संशोधन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 86वां संशोधन, 86। ठीक है, इसका पूरा डिटेल चलिए देख लीजिए, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, बस कुछ खास नहीं है। बट वो नियम इसलिए जरूर था पढ़ना क्योंकि नियम चेंज करके आता है इसमें। तो याद कर लीजिए कि 86 संशोधन के तहत हमको मिला था। चलिए वैसे पढ़ लेते हैं क्या दिया है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारत के संविधान में आर्टिकल 21 को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया। आर्टिकल भी याद कर लीजिए, आर्टिकल 21।
6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 संविधान और आर्टिकल 21 ये 1 अप्रैल 2019 के 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मतलब किसने इसको दिया था अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत? तो आपका ऑप्शन है अब्राहम मैसोलेने, मैकडूगल, विलियम जेम्स स्पियरसन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मैकडूगल। मैकडूगल ने अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलिए देखते हैं क्या है सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1908 में मैकडूगल ने किया था। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्ति होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। मैकडूगल ने ये कहा कि हमारे जन्मजात प्रवृत्ति से हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार और क्रियाएं होती हैं जो हमको हमारा डेवलपमेंट करती हैं, मतलब हमारी प्रेरणाओं को उत्पत्ति करती हैं, मतलब प्रेरणाओं को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये भी याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बनता है कि इन मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 बताई गई हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि जो मैकडूगल ने जो सिद्धांत दिया था प्रेरणा का सिद्धांत, उसमें कितनी प्रवृत्तियाँ थी? तो उसमें 14 प्रवृत्तियाँ थी। ये याद कर लीजिएगा, 14 प्रवृत्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो उसमें से बताइए कौन से काल को संवेगात्मक विकास तथा अनोखा काल, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा अनोखी चीज़ होती है, डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है बच्चों को। तो बताइए, पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा शेष अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाल्यावस्था में। चलिए देखते हैं। बाल्यावस्था को कोला तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल्य विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। रास ने बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता का काल कहा है तथा अन्य विद्वानों ने स्फूर्ति अवस्था, ठीक है, या गंधी आयु या प्रारंभिक विद्यालय की आयु आदि भी कहा है। सबसे ज़्यादा इसमें चेंजिंग होती हैं बाल्यावस्था में दोस्तों। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? बहुविवात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है स्पीयरमैन, गोलमैन, गार्डनर, जॉन मेयर। तो किसने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था। क्या दिया था देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने, इनका पूरा नाम था क्या दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका मानना है कि बुद्धि एक प्रकार की योग्यता न होकर बहुविमात्मक योग्यता होती है। इनमें कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। इन्होंने बोला कि जो बहुविमात्मक प्रज्ञा मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस दिमागों में रहता है, ये सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है दोस्तों, जब इसको आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए, डिलेक्सिया में देखिए ये 8 चीज़ यहाँ पे दिया है जो उन्होंने बताया है कि क्या क्या रहता है, ये सारा बुद्धि में रहता है। चलिए देखते हैं। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती हैं। क्या करने में? डिसलेक्सिया एक टाइप का बीमारी है, तो क्या करने में दिक्कत आती है इसमें? व्यक्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में, या बोलने में, या खड़े होने में। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि आपको कुछ गलत और सही नहीं पता चल पाएगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया बीमारी है ये। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन बनता है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। वर्णमाला आदि नियम में कठिनाई होती हैं, पढ़ने वर्तनी समझने में कठिनाई होती हैं, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती हैं, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना ही मुश्किल होता है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? इसमें से क्या ऐसा जो है समावेशी कक्षा में शिक्षक की
भूमिका नहीं है। पहला, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम और अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें से शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं हो सकती? तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये किसने कहा? यदि वो निःशक्त हैं तो उन पर और ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो आपका आंसर है ए। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा आपको। यदि वैसे कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए टीचरों को? चलिए बताइए। पहला, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, कि रोक देना चाहिए? तो भाई ये तो कोई भी दे सकता है, ये बच्चा भी आंसर दे देगा, तो इसका है प्रेरित करना चाहिए। भाई हम लोग भी जब क्वेश्चन नहीं पूछ पाते तो हमारे टीचर प्रेरित करते थे ना, मोटिवेट करते थे ना। चलिए देखते हैं क्या है। एक प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि छात्र सक्रिय सहभागिता के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो यही है भाई, उनको मोटिवेट कर देंगे तो वही तभी तो क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आपका टीचिंग में हो जाता है तो बच्चों को कैसे मोटिवेट रखना ये जानना जरूरी है दोस्तों। चलिए 10वां देखते हैं। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, कि भावात्मक विकास से? बच्चों की जो वृद्धि होती है वो किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए। बच्चों की किससे हैं? तो शारीरिक विकास से। जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे उनकी बुद्धि भी डेवलप होती जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया हुआ है बच्चों की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती हैं। हर्बर्ट सर सारेंस ने वृद्धि को परिभाषित करते हुए कहा, शरीर का बड़ा और भारी होना ही वृद्धि है। इसका मापना एवं मात्रकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन, लंबाई, मोटाई आदि वृद्धि होती रहती है। ठीक है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लिख लीजिए ये। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेरे हिसाब से स्टार लगा लीजिए इसमें। तो आपका पहला ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या सूझ का सिद्धांत? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सी को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में पुनर्वलन को प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण तत्व माना है। इनके अनुसार यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक या पुनर्वलन या रेनिफोर्समेंट मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, अर्थात पुनर्वलन की प्राप्ति से क्रिया को दोहराया जाना की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंत प्रज्ञावस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अंत प्रज्ञ अवस्था। ठीक है, ब्रूनर के विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्सप्लेनेशन दिया होगा यहाँ देख लीजिए। ब्रूनर ने संज्ञात्मक विकास के 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ये याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछ भी सकता है कि कौन कौन सा सिद्धांत है ब्रूनर का। तो आपके पास ऑप्शन है क्रियात्मक अवस्था, इनएक्टिव स्टेज, आइकोनिक स्टेज, सिम्बलिक स्टेज, मतलब संज्ञात्मक अवस्था। ये सारा ब्रूनर ने दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ? जो लगभग 4 से 7 वर्ष तक की होती हैं। अंतःप्रज्ञा अवस्था जिन प्याजों द्वारा बताया गया संज्ञात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवस्था है, जो लगभग 4 से 7 वर्ष तक ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉरिसन ने बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिमा में 5 पदों का वर्णन किया है। इसमें से कौन कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था, आत्मीकरण। बताइए। वंश नवीकरण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। कौन सा? प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। इसका जो क्रम है दोस्तों, इसका जो क्रम बनेगा आपका 11 का 13 का 13 का क्रम क्या बनेगा दोस्तों? तो ए सबसे पहले खोज किया,
उसके बाद क्या किया, प्रस्तुतिकरण किया, उसके बाद आत्मीकरण, उसके बाद वाचन और अभिव्यक्तिकीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान, बोध। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर है अनुमूल्यन। अनुमूल्यन क्या है? संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। बूलम के अनुसार संज्ञात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य आते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं एवं कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं। बीएस ब्लूम ने संज्ञात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा 6 वर्ग है? चलिए देख लेते हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारे 6 वर्ग में वर्गीकृत किया है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? पहला ऑप्शन है मिश्रित, दूसरा नतोदर, तीसरा उन्नतोदर, लंबवत। तो बताइए कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो सही आंसर है लंबवत। देखिए यहाँ इन्होंने दिया है सरल लिखिए कर्व बना के इन्होंने समझाया है अधिगम का मात्रा और अभ्यास। ठीक है, कॉन्वेक्स कर्व, उन्नतोदर वर्ग, फिर नतोदर वर्ग। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मिश्रित वर्ग। और लंबवत टाइप का कोई वक्र ही नहीं है, किसी टाइप का वक्र ही नहीं होता है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चों को दंड देना चाहिए, कि तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, कि बच्चों को परामर्श देना चाहिए? तो बताइए क्या करेंगे आप? टीचर बन जाएंगे तो बताइए। तो बच्चों को परामर्श देना चाहिए। बच्चों को परामर्श देंगे, समझाएंगे, तभी तो वो करेगा, नहीं करेगा अगली बार से। समस्यात्मक बच्चे वो होते हैं जो परिवार, कक्षा, विद्यालय में भांति भांति की समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार के बच्चों से भिन्न हो जाता है दोस्तों। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों में चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे आदि होते हैं। तो आप उनको उचित परामर्श दीजिए, सलाह दीजिए, वो जरूर आएंगे। ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? बताइए। पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, कि छात्रों के वृत्तिका विकास से? तो इसका सही आंसर है दोस्तों छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ दिया हुआ है पाठ्य सामग्री मुख्यतः निम्न से संबंधित है। छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों की रुचि एवं अवधान से, छात्रों के सक्रिय सहभागिता से, छात्रों के क्रियाशीलता से, छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता से आदि। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रीट में, तो कई बार दोस्तों रीट में, सीटेट में, टेट में, सब में पूछा है दोस्तों। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? आपका ऑप्शन है पहला स्किनर, दूसरा कोहलर, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा बीएस ब्लूम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने कोई अधिगम सिद्धांत ही नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है बीएस ब्लूम ने शिक्षा उद्देश्य के का अधिगम के फलस्वरूप होने वाला व्यवहार परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण किया है। इन्होंने शिक्षा उद्देश्य को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला संज्ञात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोयोगात्मक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? पहला बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक ही एक ही कक्षा में रहना, कि बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य किससे है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी बालक का, जैसे क्या होता है 1 वर्ष से अधिक समय एक ही कक्षा में लेता है तो उसके शिक्षा में अवरोधक आ जाता है। देखिए इन्होंने दिया है यहाँ पे कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना स्टेग्नेशन कहलाता है, मतलब अवरोधन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अवरोधन का आशय कक्षा में असफल रहने से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस, देखिए आप आंसर देख ले रहे हैं, मैं आंसर छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ बट छिप नहीं पा रहा कि भाई कम से कम आप तो डायरेक्ट आंसर देख लेंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पहला ऑप्शन आपका प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल, समापन कौशल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रस्तावना कौशल। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना कौशल। मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? पूर्व बाल्यावस्था से कि गर्भावस्था से कि शेष अवस्था से कि उत्तर बाल्यावस्था से? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गर्भावस्था से। याद कर लीजिएगा, आपका जो विकास होता है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए मानव विकास गतिशील, यहाँ देखिए ये पढ़ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तन का प्रारूप है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्याप्त चलता है। विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सावयविक, सामाजिक आदि सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? B.F. स्किनर, E. पल थॉर्नडाइक, I.P. पाउलो, R.M. गेने। बताइए इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है R.M. गेने। R.M. गेने द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किसने बोला कि किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, तनाव होता है और बच्चों को इसमें विरोध करने का आदत आ जाती है? तो पहला ऑप्शन है स्टेनले हॉल, जॉर्ज सील्ड, क्रो एंड क्रो, सिम्पसन। बताइए इसका सही आंसर है दोस्तों स्टेनल हॉल। स्टेनल हॉल, देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया होगा ऊपर, मैं आता हूँ ऊपर। स्टेनल हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तीन चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है दोस्तों, ये गौर से पढ़िएगा। स्टेनल के अनुसार तो आप जान गए क्या होता है। जॉर्ज सील्ड के अनुसार, जॉर्ज सील्ड ने बोला किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये भी कई बार पूछता है ऑप्शन में, किशोरावस्था किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो उनके पास शक्ति होती है बालक के अंदर, वो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में उनका दिखता है क्योंकि वो विरोध करना सीख जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? बताइए सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? पहला ऑप्शन है 40 मिनट, दूसरा 36 मिनट, तीसरा 30 मिनट और चौथा 45 मिनट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 36 मिनट। 36 मिनट लगते हैं सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिएगा उसको कितने में बांटा गया है, पूरा बांट दिया गया है कि पाठ्य परियोजना योजना निर्माण में 6 मिनट, ठीक है, प्रस्तुतिकरण में 6 मिनट, राष्ट्र प्रतिपुष्टि में 6 मिनट, पुनः पाठ्य योजना निर्माण में 6 मिनट, पुनः प्रस्तुतिकरण में 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि में 6 मिनट और कुल समय 36 मिनट लगते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? किसने ये कथन दिया है कि सीखना एक पठार है और सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है? तो बताइए ये कथन किसका है? तो आपके पास ऑप्शन है हॉलिंगवर्थ, गेट्स एवं अन्य, स्किनर एवं रास। तो आपका सही आंसर है दोस्तों रास। रास ने ऐसा बोला कि सीखना एक पठार है, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है। देखिए यहाँ दिखा है, रास ने सीखने के पठार को परिभाषित करते हुए कहा सीखना एक पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया का कोई उन्नति नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, स्किनर। तो बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने बोला कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, मतलब व्यवहार से ही लोग क्या करते हैं सीखते हैं, जो उनके परिवर्तन होता है। देखिए
गिलफोर्ड के अनुसार देखिए यहाँ पे तीनों लोग का आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे, यही तो इसमें खास बात है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण, और दोस्तों मैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ना मैं मैथ का सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, मैथ को पूरा इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं ना वो सब करा दूंगा ना, तो आपको उसी में से डिक्टो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई सीजन नहीं है, टीचर लेवल का एग्जाम है और डिक्टो वही क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो चलिए वुडवर्थ का देख लेते हैं। वुडवर्थ ने बोला कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या बोला कि जो नया ज्ञान होता है और नए टाइप का जो आप क्रियाकलाप सीखते हैं वही प्रक्रिया का अधिगम है। ठीक है। क्रू एंड क्रो के अनुसार क्या सीखा? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। और स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं, इसमें भी मैच द कॉलम है आपका, पहले कॉलम से दूसरे कॉलम को बताना है कि किसका कौन सा सिद्धांत है। तो बताइए, ब्रूनर, आशुवेल और इधर दिया हुआ है ग्लेजर गार्डन। तो आपका इसमें मैं बताता हूँ, ब्रूनर ने क्या बोला? ब्रूनर ने बोला है साइनेटिक शिक्षण प्रतिमा। ब्रूनर क्या, इन्होंने साइनेटिक शिक्षण प्रतिमा है। आशुवेल का देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा बट देख लेता हूँ ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन, हाँ, ब्रूनर ने संप्रदाय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमा है। ब्रूनर ने क्या किया? ब्रूनर ने संप्रदाय उपलब्धि शिक्षा प्रतिमा दिया। आशुवेल ने क्या किया? तो आशुवेल ने आपका बुनियादी प्रशिक्षण प्रतिमा दिया है। और ग्लेजर ने क्या दिया है? ग्लेजर के आपको साइनेटिक्स प्रशिक्षण प्रतिमान है और गार्डेनर के अनुसार पृच्छ शिक्षण प्रतिमान है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है? सी बनेगा दोस्तों आपका। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का पांचवा। यहाँ पे पूरा उन्होंने मैथ द कॉलम मिला दिया है, आप देख लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए और याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, कौन सा है? समस्या समाधान, समस्या की पहचान। जो समस्या को आप हल करते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों? समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण की परिकल्पना का परीक्षण। तो आप बताइए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, पहचानेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों समस्या की पहचान से। देखिए यहाँ दिया है इन्होंने, समस्या की पहचान करते हैं, फिर परिकल्पना करते हैं, फिर आंकड़ों तथा तथ्यों का संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, फिर परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों का अधिगम। देखिए इसमें तो आप आंसर देख लिए बट ठीक है कोई ना। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशील होगा जब, क्या जब, कब सर्वाधिक प्रभावशील होगा? तो इसका बालकों को संज्ञात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास हो। देखिए सामने ही आंसर, पहला ही आंसर बन जा रहा है। जब बालकों का संज्ञात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा तभी तो अधिगम सर्वाधिक प्रभावशील होगा दोस्तों। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ 1 लीनियर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए। देखिए यहाँ पूरा डिटेल इन्होंने दिया हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, स्मृति स्तर एवं बोध के प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उपनिष्ठ है? तो आपका ऑप्शन है अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी, प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही आंसर है प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर की एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण उपनिष्ठ है। देख लीजिए यहाँ पूरा उन्होंने बताया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, आज का क्लास ख़त्म करते हैं। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय